हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्सटाइल एडवोकेट। और गाइस, आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं, जानने वाले हैं, वो अपने आप में एक बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है। क्योंकि ये कहीं ना कहीं हम सबके इर्द गिर्द कहीं चल रहा होता है, मगर हम इसको आम बात सोच के, आम चीज़ सोच के इग्नोर कर देते हैं, इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेते। और यहाँ पर इसके खिलाफ एक्शन लेने की बहुत सख्त ज़रूरत है। यस, जिस टॉपिक के बारे में आज हम बात करने वाले हैं वो है डोमेस्टिक वायलेंस, मतलब घरेलू हिंसा। घरेलू हिंसा क्या होती है, इसके क्या क्या पहलू हैं, इसके खिलाफ क्या एक्शन ले सकते हैं, हम बात करने वाले हैं अपनी आज की वीडियो में। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम जल्दी से एक बार इंडेक्स की तरफ नजर डालते हैं कि आज की वीडियो में हम क्या क्या चीज यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर डोमेस्टिक वायलेंस की मीनिंग की, क्या है, क्या इसका मीनिंग होता है और हम इसको किन सेंसेस के अंदर यहाँ पर हम इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। फिर हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस के, डोमेस्टिक वायलेंस कितने प्रकार का होता है और उन प्रकार के अंदर आने वाली चीजें हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। देन थर्ड टॉपिक हम जो यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज योर पनिशमेंट, कि क्या पनिशमेंट होती है डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस में। ठीक है, तो ये हमारा जो एक स्मॉल इंडेक्स, छोटा सा इंडेक्स है किसके रिगार्डिंग, डोमेस्टिक वायलेंस के रिगार्डिंग। तो चलिए जल्दी से हम जरा इस वीडियो को अपना आगे शुरू करते हैं। बेसिकली होता क्या है कि हमारे इंडिया में जो मेन जो एक्ट है डोमेस्टिक वायलेंस का, उसको देखा जाता है विद अ व्यू ऑफ रिलेशनशिप ऑफ मैरिज, मतलब कि वो एक पति पत्नी के संबंध के बीच में ही बेसिकली इसको देखा जाता है। ठीक है, इसलिए इसको स्पेसिफिकली लिखा गया है इन सच अ मैरिज और कोहैबिटेशन। मैरिज मतलब कि यस, जहाँ पर आपका पति पत्नी का रिलेशन, और कोहैबिटेशन जहाँ पर लोगों को साथ रहने की जब बात की जाती है कि सब लोग एक ही साथ जब रहते हैं, उसको कोहैबिटेशन बोलते हैं। तो उसकी यहाँ पर बात की गई है। ठीक है, अब ये तो इसकी एक स्मॉलर डेफिनेशन, बट इसका एक ब्रॉडर सेंस क्या कहता है। देखो, एक ब्रॉडर सेंस में क्या कहता है, डोमेस्टिक वायलेंस और वायलेंस इन्वॉल्व्स अगेंस्ट चिल्ड्रन, पेरेंट्स और दी एल्डर्स, मतलब बच्चे, माँ बाप और जो एल्डर्स होते हैं उनके रिलेट्स में, उनके प्रति अगर कोई भी तरह का वायलेंस होता है, उसको डोमेस्टिक वायलेंस में डाला जाएगा। मतलब चाइल्ड एब्यूज कैन बी देयर। ठीक है, और जो पेरेंट एब्यूज होता है वो भी वहाँ पर हो सकता है, मतलब अपने माता पिता को आप परेशान करते हो, उनको प्रताड़ित कर रहे हो, उनको टॉर्चर करना। ठीक है, अपने एल्डर्स को अपने आप परेशान करते हो, उनको खाना ना देना, उनको मारना पीटना, इन सब ये सब चीज़ें वहाँ पर आपके डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर आती हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ यहाँ पर आपकी देखी जाती हैं। अभी क्या जो हम डेफिनेशन पढ़ते हैं डोमेस्टिक वायलेंस की, वो हम पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, according to the section 3 of domestic violence act 2005, domestic violence is characterized by the following। अब किन किन चीजों के थ्रू डोमेस्टिक वायलेंस को जाना जाता है या पहचाना जाता है। तो पहला आपका थ्रेट टू हेल्थ, लाइफ एंड सेफ्टी के अक्सर हम बात करने वाले हैं हैरेसमेंट केस। हैरेसमेंट इज ऑल्सो कैरेक्टराइज एज डोमेस्टिक वायलेंस। देन हम यहाँ पर आपका आता है हार्म एंड इंजरी, किसी भी तरह का नुकसान अगर आपको पहुँचता है, वेदर इट इज़ मेंटल, फिजिकल और एनी टाइप ऑफ हार्म। और इंजरी अगर आपको होती है, इंजरी मतलब अगर आपको चोट पहुँचाई जाती है, ठीक है, दैट इट कैन बी फिजिकल और मेंटल, तो वो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं आप डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर आता है। ठीक है, तो ये सब कहीं ना कहीं एक ब्रॉडर, एक प्रॉपर डेफिनेशन आपकी कंसिस्ट करके दे देता है कि क्या होता है डोमेस्टिक वायलेंस, क्या होती है घरेलू हिंसा। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ डोमेस्टिक अब्यूज। अब 3 टाइप के जो डोमेस्टिक अब्यूज हैं हम उनको यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, जो बहुत मेन है, जिनको जानना बहुत ज़रूरी है। तो वो 3 टाइप कौन कौन से, फर्स्ट आपका है फिजिकल अब्यूज, देन आपका आता है इकोनॉमिक अब्यूज, एंड थर्ड आपका आता है टेक्नोलॉजिकल अब्यूज। अब ये 3 तरह के अब्यूज कौन से, इनके बारे में जरा जानते हैं। फर्स्ट हम पहले बात करने वाले हैं फिजिकल अब्यूज। तो देखो, फिजिकल अब्यूज इन्वॉल्व एनी वायलेंट एक्ट दैट कॉज पेन एंड सफरिंग टू द विक्टिम, सच एज स्लैपिंग, biting, kicking,
hitting or beating. It may also include forcing someone to use drug or alcohol against their will or denying them necessary medical ट्रीटमेंट. मतलब देखो क्या कहता है फिजिकल एब्यूज के अंदर, देखो क्या क्या चीजें यहाँ पर आती हैं. देखो कोई भी अगर ऐसा एक्ट जहाँ पर सामने वाले को दर्द आप पहुंचाते हो, जिसको उसको दर्द अगर होता है तो फिजिकल एब्यूज के अंदर आता है. जैसे यहाँ एग्जाम्पल पे बोला कि थप्पड़ मारना हो गया, काटना हो गया, लात मारना हो गया, ठीक है, या उसको पीटना हो गया, तो ये सब कहीं ना कहीं फिजिकल एब्यूज में तो बहुत बेसिक बेसिक चीज है. बट इसके अलावा अगर आप किसी को अल्कोहल लेने पे, ड्रग्स लेने मतलब सिगरेट पीने पे, दारू पीने के लिए, ठीक है, या कुछ और मेडिकल ड्रग्स लेने के लिए फोर्स करते हो कि उसकी मर्जी नहीं, फिर भी आप उसको फोर्स कर रहे हो कि तू इसको कर, तेरे को करना पड़ेगा, अदरवाइज मैं तेरे को मारूंगा, तो ये भी कहीं ना कहीं आपका फिजिकल एब्यूज के अंदर आएगा. और अगर किसी इंसान को मेडिकल रिसोर्सेज की जरूरत है, उसको मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है, और आप वो मेडिकल ट्रीटमेंट उसको नहीं लेने देते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट को लेने से मना करते हैं, फिर उसको फोर्सफुली रोकते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं आपका फिजिकल एब्यूज के अंदर आता है. देन सेकंड हम यहाँ पर बात करने वाले हैं इकोनॉमिक एब्यूज. अब मेरा इकोनॉमिक एब्यूज क्या होता है? देखो इकोनॉमिक एब्यूज अकर्स व्हेन द एब्यूजर अटेम्प्ट टू और this can involve controlling the victim's financing limit, their access to money, or preventing them for obtaining employment और एजुकेशन अपॉर्चुनिटी. तो देखो क्या कहता है इकोनॉमिक एब्यूज के अंदर कि जब आप जो प्रताड़ित है उसको कहीं ना कहीं फाइनेंशियली डिपेंडेंट बना देते हो. फाइनेंशियली डिपेंडेंट मतलब कि आप उसको अपने ऊपर डिपेंड कर देते हो कि भाई तेरा खर्चा पानी जो भी है वो मैं चलाऊंगा, तो कुछ मत कर. तो ये भी कहीं ना कहीं एक तरह का एब्यूज है, ये भी कहीं ना कहीं एक तरह का इकोनॉमिक एब्यूज के अंदर आता है, जहां पर आप सामने वाले को कंट्रोल करते हो कि वो कितने पैसे अपने पास रखेगा, कहीं जाएगा, कितने पैसे लेकर जाएगा, कितने पैसे खर्च कर सकता है महीने के, वो ये सब चीजें जहां पर आप उसका जो एक्सेस ऑफ मनी है वो कंट्रोल कर देते हो, वो लिमिटेड कर देते हो कि जी मेरी के बस इतना ही पैसा मिलेगा और इतना ही आप यूज करने वाले हो. जहां पर आप उसको कंट्रोल करते हो, जहां पर आप उसको रोक देते हो किसी भी तरह का एम्प्लॉयमेंट, किसी भी तरह का रोजगार लेने के लिए, या फिर उसको कोई एजुकेशन अपॉर्चुनिटी से रोक देते हो. मतलब उसको वो चाहता है करना, वो उसको मिल भी रहा है, बट आप उसको नहीं चाहते कि वो करे, उसको आप रोक देते हो. तो ये कहीं ना कहीं आपके इकोनॉमिक एब्यूज के अंदर आता है. नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करने वाले टेक्नोलॉजिकल एब्यूज. अभी टेक्नोलॉजिकल एब्यूज का देखो कहीं ना कहीं मॉडर्न एरा के अंदर जी रहे, 2023 के अंदर हम जी रहे हैं, और यहाँ पर ये जो वर्ड है टेक्नोलॉजिकल एब्यूज, ठीक, ये कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है, बट ये चीज किसी को पता नहीं, क्योंकि बहुत बेसिक है, बहुत आम सी है, और लोगों को लगता है कि यार मतलब क्या ही हो जाएगा इन सब चीजों से ना. बट ये भी कहीं ना कहीं एक तरह का एब्यूज है, एक तरह का ऑफेंस है. अगर आपके साथ या आपके जानने वाले किसी के साथ ये सब चीजें हो रही हैं तो आप उसको अभी इन्फॉर्म करें. टेक्निकल एब्यूज क्या कहता है? देखो टेक्निकल एब्यूज क्या कहता है? एब्यूज इन्वॉल्व यूजिंग टेक्नोलॉजी टू कंट्रोल और मैनिपुलेट अ पार्टनर. मतलब किसी पार्टनर को कंट्रोल करने के लिए और उसको मैनिपुलेट मतलब उसकी सोच, उसके विचार, उसके थॉट्स को बदलने के लिए, उसको मैनिपुलेट करने के लिए जो अगर आप टेक्नोलॉजी का यूज करते हो तो उसको क्या बोलते हैं? उसको टेक्नोलॉजिकल एब्यूज करते हैं. क्या कहता है देखो इसके अंदर, भाई अगर आप किसी इंसान को मतलब 24/7 मॉनिटर कर रहे हो, लाइक मे बी आप उसके ऊपर सर्विलेंस कर रहे हो, या फिर आप उसकी जो ऑनलाइन एक्टिविटीज है आप उनको सर्विलेंस कर रहे हो कि वो क्या कर रहा है, वो गूगल पे क्या सर्च कर रहा है, यूट्यूब पे क्या देख रहा है, ठीक, वो सोशल मीडिया पे क्या कर रहा है, फेसबुक पे क्या कर रहा है, वो क्या मंगा रहा है, क्या नहीं कर रहा, आप इन सब चीज़ों का सर्विलेंस कर रहे हो, तो ये भी कहीं ना कहीं एक तरह का एब्यूज है, और ये आपका एक क्राइम होता है जो आपको नहीं करना चाहिए, या फिर अगर आपके खिलाफ हो रहा है तो आपको इसके रिगार्डिंग एक्शन लेना चाहिए. कंट्रोलिंग देयर एक्सेस टू इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के जो भी उनका लाइक फोन हो गया, टीवी हो गया, या फिर आपका लैपटॉप, कंप्यूटर वगैरह हो गया, इन सब को यूज करने के लिए आप उनको रोकते हो या फिर उसका एक्सेस आप खत्म कर रहे हो, तो ये भी कहीं ना कहीं एक टेक्नोलॉजिकल एब्यूज है आपका. सोशल मीडिया यूज करने से रोकते हो, वो भी आपका कहीं ना कहीं आता है. और अगर आप टेक्नोलॉजी का यूज करते हो किसी को हैरेश करने के लिए और उसको इंटीमेट करने के लिए, तो ये भी कहीं ना कहीं एक तरह का टेक्नोलॉजिकल एब्यूज है. ठीक है, तो ये क्या होता है? ये आपका आगे सब कुछ टाइप्स ऑफ
डोमेस्टिक एब्यूज के अंदर। नेक्स्ट हम इसकी यहाँ पर बात करने वाले क्या कहते हैं, पनिशमेंट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस अंडर द इंडियन पीनल कोड एंड क्रिमिनल प्रोसीजर, मतलब आईपीसी एंड सीआरपीसी के अंदर इसकी क्या यहाँ पर इसके पनिशमेंट दी गई हैं, तो हम उसके बारे में जरा बात करते हैं। कहते हैं दिस सेक्शन प्रिस्क्राइब पनिशमेंट इंक्लूडिंग इम्प्रिजनमेंट फॉर अप टू 3 years एंड फाइन, क्रूएल्टी एज डिफाइंड इन द एक्सप्लेनेशन ऑफ 498A। ठीक है, अब क्या कहता है, देखो इसके अंदर कहता है कि जो इसकी पनिशमेंट है ना, वो पनिशमेंट कितनी है, वो अराउंड 3 साल की इसकी पनिशमेंट है। 3 साल अगर डोमेस्टिक वायलेंस का केस आपके ऊपर लगता है और आपको चार्ज किया जाता है तो 3 साल की आपको यहाँ पर सजा हो सकती है, प्लस आपको फाइन भी यहाँ पर देना पड़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं उसके अंदर आता है। और अगर आप इसको ब्रॉडली पढ़ना चाहते हो कि ये जो क्रूएलिटी है 498A के अंदर वो क्या है, तो आप ज़रूर आप आईपीसी को रेफर कर सकते हो, उसका 498A का एक्सप्लेनेशन आप वहाँ पर पढ़ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करने वाले हैं सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी। अब देखो ये बहुत ज़रूरी सेक्शन है और ये बहुत सारी जगह पे इसको यूज़ किया जाता है। तो सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी क्या कहता है, ये आपका एक मेंटेनेंस ऑर्डर होता है। ये क्या होता है, आपका एक मेंटेनेंस ऑर्डर होता है। क्या कहता है, सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी एनेबल्स ऑब्टेनिंग मेंटेनेंस ऑर्डर फॉर वाइफ, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स। वाइफ, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स के लिए मेंटेनेंस क्लेम करने का एक जरिया है, एक मेंटेनेंस ऑर्डर होता है जो कि कोर्ट पास करता है अगेंस्ट दी हस्बैंड, मे बी चिल्ड्रंस और जो आपके वो होंगे। ठीक है, मतलब जनरली जो गार्जियन की यहाँ पर बात की जाती है। कहता है दिस प्रोविजन एम्स टू प्रिवेंट हार्डशिप रादर देन इम्पोज प्यूनिटिव मेजर्स। द डेफिनेशन ऑफ वाइफ अंडर 1 Section 25 इज ब्रॉड encompassing not only married women but also divorced women, second women and women in live-in relationship. However, it does not include women whose marriage are void. तो क्या कहता है, देखो अब मेंटेनेंस तो यहाँ पर आ गया सेक्शन 125 के अंदर। अब यहाँ पर हम बात करते हैं वाइफ्स के रिगार्डिंग के। एक्चुअली जो 125 के अंदर वाइफ है, वाइफ बोला किसको गया, कहाँ, किन किन, क्योंकि शादी हुई है तो ठीक है चलो वाइफ है, बट तलाक हो गया तो क्या पत्नी कहलाएगी? यस। तो यहाँ पर क्या कहता है, तो वाइफ की डेफिनेशन में क्या क्या किस किस का इंक्लूड किया गया है। पहले यहाँ पे कोई मैरिड वुमेन है, ठीक है ना, चाहे फिर वो डाइवोर्स्ड है, अगर डाइवोर्स्ड है तो भी उसको मेंटेनेंस दिया जाएगा। सेकेंड वाइफ मतलब दूसरी पत्नी है तो भी उसको मेंटेनेंस दिया जाएगा। और अगर वो लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, मतलब लिव इन रिलेशनशिप यहाँ पर क्या मतलब है कि अगर वो एक साथ एक ही छत के नीचे रहते हैं एज अ पति पत्नी, मतलब शादी नहीं हुई है बट उनके रिलेशन कुछ ऐसे हैं पति पत्नी वाले, वो मगर उनका रिलेशनशिप ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो फ्रीक्वेंटली विजिट करती है लड़की वहाँ पर या फिर लड़का विजिट करता है या फिर वो वीकेंड पे एक साथ होते हैं, तो इस तरह का वहाँ पर रिलेशनशिप नहीं चलेगा। वो उनको हमेशा मतलब एक साथ वो रहते आने चाहिए। ठीक है, उसकी यहाँ पर बात कर रहा है। और जो मैरिज की यहाँ पर बात की गई है वो ऐसी, वो वॉइड नहीं होनी चाहिए। जनरली वॉइड मतलब कि ऐसी मैरिज होनी चाहिए जो एक्चुअली रीति रिवाज वाली मैरिज बोला जाता है या फिर कस्टम जो बोला जाता है, फिर जो लॉ के अंडर आती है वो मैरिज होनी चाहिए। ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसको लॉ नकारता हो, जिसको कानून नकारता हो कि इस तरह की शादी वहाँ पर नहीं होनी चाहिए। तो डेट्स इट फॉर द टुडेज वीडियोज गाइज। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो को और मुझे बताएं कि आप मेरी जो नेक्स्ट वीडियो है वो किस टॉपिक पे चाहते हैं। टिल देन टाटा बाय बाय, सी यू।